नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था इंडिया के पॉपुलेशन से रिलेटेड, उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था पॉपुलेशंस की जो जनगणना जिसको कहते हैं, सेंसस जिसको कहते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री डिस्कस की थी। उसके बाद वर्ल्ड में इंडिया के पॉपुलेशन के आधार पे जो भी स्थान हैं उसको चर्चा किया था, उसको डिटेल में बताया था आपको। और उसके बाद हमने डिकेडियल ग्रोथ पे बात की थी, दशकीय वृद्धि, यानी 2001 से 2011 के बीच जो भी ग्रोथ रेट रहा, उस पर चर्चा की थी। राष्ट्रीय औसत क्या रहा, राज्यों का क्या रहा। आज जो हमारा टॉपिक है, जहाँ तक हमने किया था उसके आगे का टॉपिक है, हमने कुल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य आपको बताए थे, और उसके बाद हमने चर्चा की थी कुल जनसंख्या की दृष्टि से छोटे केंद्र शासित प्रदेश, उसको भी जानना था आपको। कुल जनसंख्या की दृष्टि से कुल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे यूटी, इस पे चर्चा मैंने लास्ट क्लास में थोड़ी सी की थी, बट पीडीएफ उसका सेव नहीं हो पाया था, इसलिए इसको मैं फिर से राइट डाउन भी कर रहा हूँ शॉर्ट में। तो सबसे छोटे यूटी में मैंने बताया था कि लक्षद्वीप जो है वो नंबर 1 पे है, यानी लक्षद्वीप सबसे कम पॉपुलेशन वाला द्वीप है। और रिसेंटली लक्षद्वीप न्यूज़ में भी रहा था। लक्षद्वीप के बारे में आपने देखा था कि जो मॉरिशस है, और मॉरिशस आप ना कह के आप कह सकते हैं जो अभी मालदीव के साथ, हाँ मालदीव, मॉरिशस से अच्छे संबंध है, मालदीव के साथ इंडिया का रिलेशंस थोड़ा टेंसनाइड हुआ था। तो मालदीव के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है कि मालदीव को काउंटर करने के लिए, मालदीव पूरा टूरिज्म बेस्ड कंट्री रहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री ने मालदीव के भारत के विरोधी रवैये को देखते हुए टूरिज्म के लिए लक्षद्वीप को प्रमोट किया था। लक्षद्वीप की जो पॉपुलेशन है मात्र 64,473 पॉपुलेशन है उसकी, यानी सबसे कम पॉपुलेशन में लक्षद्वीप नंबर 1 है। और दूसरे नंबर पे यदि देखेंगे लक्षद्वीप से थोड़ा ज़्यादा किसके पास पॉपुलेशन है, तो वो है लक्षद्वीप के बाद दमन और दीव, जहाँ 2,43,000 जो है पॉपुलेशन है दमन दीव का, 2,43,000। अब क्या है ना कि दमन दीव और दादर नागर हवेली, इनको मिला दिया गया है, एक साथ कर दिया गया है, तो ये भी जानना ज़रूरी था। दादर और नागर हवेली का जो पॉपुलेशन है, तो ये दोनों को एक यूटी बना दिया है, दादर और नागर हवेली और दमन दीव पहले अलग अलग थे, अब ये एक यूटी बन गए हैं। और दादर और नागर हवेली में 3,43,709 की पॉपुलेशन है, 3,43,709 की पॉपुलेशन है, तो ये प्लस है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे पूरी तरह से। अब अगला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको याद रखना है। ये पॉइंट है, आप ध्यान से समझिएगा। इसको ध्यान रखना है इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है? अब तक जो भी बातें महत्वपूर्ण हमने आपसे की चर्चा, ज्योग्राफी की, पॉपुलेशन, इंडिया के पॉपुलेशन की, उसका एक ये मिक्स फैक्ट है, एक्स्ट्रा फैक्ट कह सकते हैं इसको। जैसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो अकेले यूपी की जो पॉपुलेशन है, स्टेटमेंट में दिख सकता है यूपी का जो पॉपुलेशन है, यूपीएससी में भी दिख सकता है, बीपीएससी में भी दिख सकता है। अकेले यूपी का पॉपुलेशन जो है वो ब्राज़ील के पॉपुलेशन के बराबर है। कमाल है ना। यूपी हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ द इंडिया है, और यूपी का जो पॉपुलेशन है वो ब्राज़ील के पॉपुलेशन के से ज़्यादा है। ठीक है, तो ब्राज़ील की पॉपुलेशन से ज़्यादा है यूपी की पॉपुलेशन। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि यूपी और महाराष्ट्र जो है, इन दोनों के पॉपुलेशन को मिला दिया जाए, ठीक है, इन दो के पॉपुलेशन को यदि मिला दिया जाए तो दुनिया की जो थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है यूएस, इक्वल टू यूएसए का पॉपुलेशन हो जाएगा, यूएसए की पॉपुलेशन। इन चीज़ों को याद रखना है, अपने आंसर में, मेंस में इसको जगह देनी है। तो यूपी प्लस महाराष्ट्र पॉपुलेशन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ यूएस, एंड अकेले यूपी का पॉपुलेशन जो है वो क्या है, वो इज इक्वल टू ब्राज़ील, पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील। और एक और फैक्ट जानना है कि जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की, ठीक है,
तो उसका कितना परसेंट पॉपुलेशन यूपी में है, कितना परसेंट महाराष्ट्र में है, कितना परसेंट बिहार में है, कितना परसेंट पश्चिम बंगाल में। ये चार वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, तो इसको देख लेते हैं। 16.50% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये कहाँ है, यूपी में रहती है। ठीक है, 16.50% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कहाँ रहती है, यूपी में रहती है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, 9.28% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में रहती है। और तीसरे नंबर पे चलते हैं, नेक्स्ट थर्ड जो नंबर है थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। तीसरा नंबर जो है ये तो हो गया यूपी महाराष्ट्र। तीसरा बिहार जो है 8.59% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वो बिहार में रहती है। और जो वेस्ट बंगाल है उसका भी डाटा याद रखना आप, 7.53। आंकड़ों को कोशिश करना है माइंड में रखने का, रह गया तो अच्छी बात है। और ये आपको काम आते हैं कई जगह पे, जब आप मेंस में आंसर लिखते हो वहाँ, और पीटी में इनसे क्या बन सकता है, पीटी में इनसे स्टेटमेंट बन सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। 16.50 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यूपी रहती है, 9.28% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र रहती है, 8.59% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिहार रहती है, और 7.53% पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो वेस्ट बंगाल रहती है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको पूरी तरह से ये समझ में आ गई होगी। अब एक छोटा नन्हा और कॉन्सेप्ट है, ये छोटा कॉन्सेप्ट है, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इवन देन हम आपकी चर्चा कर ले। भारत सरकार ने जनसंख्या वृद्धि के रेट को देखते हुए एक ग्रुप बनाया था, इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, इंग्लिश में इसको कहते हैं, ध्यान से समझना है, इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, EAG। कभी यदि कहीं एग्जाम में दिख जाए EAG, इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, तो जो इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप है, ठीक है, इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप EAG, ये ग्रुप ऑफ स्टेट है। इसमें टोटल इस ग्रुप में 8 स्टेट हैं। देर आर 8 स्टेट इन द इंडियन स्टेट्स इन दिस ग्रुप। और इस ग्रुप के जो स्टेट्स हैं उनमें जो 8 को रखा गया है, वो क्यों रखा गया है, ये क्या है इम्पावर्ड ग्रुप, इसको समझते हैं। मेनली जो ये ग्रुप हैं पूरे देश की जनसंख्या का 43 से 47% इन्हीं में रह रहा है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनमें EAG ग्रुप में जनसंख्या वृद्धि में 4% की गिरावट देखने को मिली है। तो 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों फैक्ट को याद रखना। फैक्ट नंबर 1, 2001 से लेके 2011 तक 43 to 47% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है यहाँ रहती है। ठीक है, यहाँ निवास करती है इस ग्रुप में, EAG ग्रुप में 43 to 47%। और इस ग्रुप में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है इसमें 4% की औसत कमी, 4% की एवरेज कमी देखने को मिली है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिसको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें जो 8 स्टेट हैं वो कौन कौन है ये भी जानना जरूरी है ना, मन में आएगा सवाल कि ये 8 स्टेट जो हैं कौन कौन है। तो ये मेनली जो नॉर्थ और मिडिल, नॉर्थ एंड मिडिल, इट मीन्स इसमें राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। यानी वेस्ट बंगाल को सिर्फ छोड़ दें तो राजस्थान से लेके बिहार तक का जो क्षेत्र है, उड़ीसा तक का जो क्षेत्र है, वो सब इस ग्रुप में आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ग्रुप से आप स्टेट का नाम भी याद रखेंगे। राजस्थान हो गया, ठीक है, यूपी है, MP है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है और उत्तराखंड है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया उत्तराखंड। उड़ीसा है, 7 हो गया। एक ही बच रहा है ना, उड़ीसा के अलावा कौन बन रहा है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड है। ठीक है, बिहार के साथ झारखंड भी है। तो ये 8 स्टेट हैं जिनमें कि जो ये ग्रुप बनाते हैं।
अब हम अगले पॉइंट पे ले चल रहा हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है चैप्टर हमने स्टार्ट करना है लिंगानुपात। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्स रेशियो बोलते हैं इसको, लिंगानुपात। क्या है ये लिंगानुपात, ध्यान से समझिएगा। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लिंगानुपात का। प्रति हजार पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या है, उसके लिए टर्म आता है लिंगानुपात। ठीक है, यानी कि फीमेल पर 1000 मेल इज इक्वल टू लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। इम्पॉर्टेंट क्यों है? किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की जो डेमोग्राफी होती है, उस डेमोग्राफी का जो प्रोडक्टिव सेक्शन, मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्शन होता है, वो फीमेल होता है। यदि नंबर ऑफ फीमेल कम होती जाएगी तो वो पूरी की पूरी जो सोसाइटी है उसकी डेमोग्राफी इनबैलेंस हो जाएगी। और डेमोग्राफी इनबैलेंस होने का मतलब है कि फ्यूचर जनरेशन्स जो है उस पे खतरा आ जाएगा, क्रिएशन पे, पॉपुलेशन लगातार कमती जाएगी। तो हेल्दी सेक्स रेशियो इज़ नेसेसरी फॉर दी बैलेंस्ड डेमोग्राफी। ठीक है, और पावरफुल स्ट्रिक्ट population policy is also necessary for the balanced population। हम किस population को balanced population कहेंगे? balanced population means हमारे पास जो demographic dividend हो, it means जो young people हो, उनकी इतनी संख्या होनी चाहिए जिससे जो हमारी वर्क एफिशिएंसी है वो अफेक्टेड ना हो। मेरी बात नहीं समझ में आया तो एकदम देसी भाषा में समझा देता हूँ कि देखिए, परिवार में इतना बच्चा ज़रूर हो कि परिवार का कोई काम ना रुके, और परिवार में इतना ज़्यादा बच्चा ना हो जाए कि सारा काम बर्बाद हो जाए, उस बच्चों की ज़रूरत पूरी ना हो सके। सो डेमोग्राफी बैलेंस्ड मानी जाती है, दी कैपेबल है वो पार्टिकुलर रीजन, स्टेट और कंट्री बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास और शिक्षा, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा, मकान और शिक्षा, ठीक है, क्लोथिंग में कैपेबल है, और फूड में कैपेबल है कंट्री, या फिर शेल्टर देने में कैपेबल है, एजुकेशनल फैसिलिटी देने में कैपेबल है, मेडिकल फैसिलिटी देने में कैपेबल है, देन माना जाएगा कि पॉपुलेशन बैलेंस्ड है। लेकिन यदि कंट्री की कंडीशंस बांग्लादेश जैसी हो, पाकिस्तान जैसी हो, तो इनकी पॉपुलेशन बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड क्यों नहीं है? लैक ऑफ स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन पॉलिसी, मतलब जनसंख्या संबंधी कानून, सख्त कानून का अभाव है। बिकॉज जहाँ पे इस्लामिक डोमिनेंट कंट्री होता है, वहाँ चूँकि वो अपने रिलीजन के प्रति बहुत ज़्यादा हाईली ये होते हैं, और रिलीजियस जो बुक हैं, उनके स्क्रिप्ट्स हैं, उन स्क्रिप्ट्स में डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है कि वी शुड नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट द वर्क ऑफ अल्लाह। ठीक है, तो जो अल्लाह का दिया है उसमें कुछ रोक टोक नहीं कर सकते। तो जो पॉपुलेशन कंट्रोल्स हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने में कैपेबल नहीं हो पाती रिलीजियस गवर्नमेंट। सो दैट्स वाई उनकी पॉपुलेशन अनबैलेंस्ड है। अभी इंडोनेशिया है, वो भी पॉपुलेटेड कंट्री में आता है, पाकिस्तान पॉपुलेटेड कंट्री में आता है, बांग्लादेश भी पॉपुलेटेड कंट्री में आता है। तो जो उसके रिसोर्सेज हैं लिमिटेड हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोसिव है, इनबैलेंस इकोनॉमी हो गई, इसके कारण पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। आप कहेंगे फिर इंडोनेशिया में भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि उनके भी लैंड हैं लिमिटेड हैं, लैंड एरियाज लिमिटेड हैं। बट इंडोनेशिया का जो रिसोर्स है, उसके पास मरीन रिसोर्सेज भी है, ट्रेड भी उसका प्रॉपर है, और उसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो बेटर है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी है, और स्ट्रिक्ट रूल लागू करते हैं वो। भले ही पॉपुलेशन रिलेटेड रूल्स में वो कैपेबल नहीं है, क्योंकि वो बताया ना, रिलीजियस कंट्रीज़ में ये चीज़ें, खास करके जो इस्लामिक कंट्री है वहाँ दिक्कत होती है उसको इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, चलिए, ये तो कॉन्सेप्ट्स है जो आप बाद में समझेंगे भी। अब यदि हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो लिंगानुपात की जो गणना है वो प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में करते हैं। अब देखना यह है कि 2011 की जो जनगणना हुई उसमें भारत का लिंगानुपात क्या था। तो राष्ट्रीय औसत जो है लिंगानुपात का, अकॉर्डिंग टू 2011
सेंसस जो जनगणना है 2011 की, उसके अनुसार यदि देखा जाए तो भारत का जो राष्ट्रीय लिंगानुपात है, भारत का राष्ट्रीय स्तर का जो लिंगानुपात है वो 943 है, 943। अब ये जो डिजिट है, इस डिजिट को याद रखना है आपको। क्यों याद रखना है? बिकॉज ये डिजिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 943 जो नंबर है ये एक इम्पॉर्टेंट नंबर है, जिसको याद रखना है। अब हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि जो स्टेट हैं भारत के, ठीक है, वो सबसे हाईएस्ट लिंगा अनुपात वाले स्टेट कौन कौन है, सबसे कम लिंगानुपात वाले स्टेट कौन कौन है। लेकिन मेरी एक आदत है, पहले हम वर्ल्ड लेवल पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम स्टेट पे आते हैं। तो यदि हम दुनिया में देखें, विश्व में हम देखें, तो विश्व में लिंगानुपात की दृष्टि से, सेक्स रेशियो की दृष्टि से भारत कहाँ स्टे करता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ना जब हम रिसर्च कर रहे थे, अभी भी कर रहा हूँ, पीएचडी सबमिट होने वाला है, मेरे नीचे भी मेरे कई सारे बच्चे जो हैं पीएचडी कर रहे हैं। मतलब मैं सुपरवाइज़र नहीं हूँ, बट शैडो सुपरवाइज़र हूँ। एक होता है ना कि एक डायरेक्ट सुपरवाइज़र, एक शैडो, तो मैं उनको भी गाइड करता रहता हूँ समय समय पे। तो देखो, हम जब रिसर्च करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट जब हम लिख रहे हों, किसी भी कॉन्सेप्ट पे यदि आर्टिकल लिख रहे हैं हम, तो सबसे पहले ग्लोबल कॉन्सेप्ट देखते हैं, देन ग्लोबल कॉन्सेप्ट के बाद ही हम नेशनल कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। यदि कोई शब्द है तो उसका वैश्विक परिप्रेक्ष्य क्या है, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है। ठीक है, तो यहां यदि हम विश्व में पहले लिंगानुपात देख लें, तब हम भारत के संदर्भ में कुछ कर सकते हैं। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात किसकी है? तो रूस की है। कई बार आप रूस से संबंधित कुछ घटनाओं को सुनते होंगे, जो गुणीजन हैं, शिक्षक हैं, लेकिन हमें इस बात का खेद रहता है कि वो कारण नहीं बता पाते। वो ये बता देंगे कि रूस जो है एक जमाने में भारत से पुरुष ले गया था। रूस भारत के मर्दों को ये ऑफर दिया था, रूस की सरकार ने, कि आप रूस की महिलाओं से बच्चे पैदा करो, आपको पैसा मिलेगा। अब पैसे के लालच में 70-80 के डिकेड में अनगिनत भारतीय युवा हट्टे कट्टे, वो मेडिकली चेक करते थे, हट्टे कट्टे युवाओं को रूस की महिलाएं चुन कर ले गई, बदले में पैसा दी। कुछ युवा बच्चे पैदा करके लौट आए, कुछ युवा वहीं बस गए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा रूस ने क्यों किया? ऐसा कोई नहीं बताता रूस ने क्यों किया। वो अलग अलग कारण देते हैं। वो बताते हैं कि रूस ठंडा प्रदेश है तो वहाँ के लोगों में जनन शक्ति कम है। ये सब गलत नॉलेज है, मतलब ये अपने मन से मनगढ़ंत नॉलेज है। मेन कारण क्या है? रूस की लिंगानुपात जो रूस में है वो सर्वाधिक लिंगानुपात है। अब लिंगानुपात सर्वाधिक होने का मतलब क्या है? क्या मतलब होगा कि यदि सेक्स रेशियो ज्यादा है, रूस में कितना है? 1000 स्त्री पे, रूस में 1140 स्त्रियां हैं 1000 पुरुष पे। यानी यहां मेल की संख्या कम है और फीमेल की संख्या ज्यादा है। तो हर एक फीमेल को मेल नहीं मिल पाता है। जैसे भारत में भी, जैसे हरियाणा का नाम सुना होगा आपने। अब हरियाणा में क्या है कि सेक्स रेशियो कम है, उल्टा केस है हरियाणा में। लड़कियां कम हैं, लड़के ज़्यादा हैं। तो लड़कों को लड़कियां मिलती नहीं, तो वो बाहर के स्टेट में से लड़कियां परचेज करके शादी करते हैं, या फिर बाहर के स्टेट से लड़कियां ले मंगाते हैं, उनमें जाके शादी, मतलब पैसा दे के खरीदते हैं दुल्हन। आप घबराइएगा मत, दुनिया के कई देशों में ऐसी सिस्टम है, ब्राइड प्राइस, दुल्हन की कीमत चुकाकर दुल्हन वो परचेज करते हैं। दुनिया के कई देशों में ऐसा है। तो चीज़ों को ध्यान से देखिएगा कि जो सेक्स रेशियो है, वो सर्वाधिक सेक्स रेशियो जो है वो रूस में है, 1140। अब नतीजा क्या है? यहाँ जो मेल हैं उनकी संख्या कम है। अब तो कुछ बैलेंस हुई है, 2011 का आंकड़ा है, तो पहले की तुलना में कुछ बैलेंस हुआ है। एक समय ऐसा भी था मेल और भी कम थे, फीमेल और ज़्यादा थी रूस में। तो इसका इफेक्ट था कि रूस मेल इंपोर्ट कर रहा था, समझिए।
रूस के बाद दूसरे नंबर पे मैंने कल की क्लास में बताया था कि रूस में सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे जापान है। ठीक है, तो जापान दूसरे नंबर पे है, सेकंड पोजीशन पे है लिंगानुपात में। कितना लिंगानुपात है? 10,155। ठीक है, 1055, 55 है ना? हाँ, 1055 है। और रूस में 1167 था, मैंने 40 लिखा था। रूस में 1167 है, लिंगानुपात बड़ा है। ये सारे आंकड़े 2011 के हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है। हाँ, पहले मैंने लिख चुका है तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा। आगे के वीडियो को देखने के लिए स्वच्छंद लर्निंग ऐप डाउनलोड करें।